ऑपरेशंस। और इससे पहले आप लोगों ने वेरिएबल वगैरह देखे थे, थ्योरेटिकली हमने देख लिया था कि रैम के ऊपर किस तरह से क्रिएट होता है, कैसे हम उसको रेफर करते हैं, नेमिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, एवरीथिंग। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी डिफिनेशन आपने ये इसको बेशक रट्टा मार लें या इसको अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी ये डेफिनेशन मैंने खुद से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हमने सी लैंग्वेज के अंदर लिखी थी, अभी तक हमने सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स लिख के देखी हैं। एक में हमने वो करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया था और फिर उसको हमने वैल्यू असाइन की थी असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, अभी तक हमने यही 2 स्टेटमेंट्स देखी है, लेकिन सी लैंग्वेज की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनके अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये कौन सा पार्ट होने वाला है, वो वाला पार्ट जिसके अंदर सीपीयू को हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन। ठीक है, और एक्शन की हमने जब भी बात की है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, हमने हमेशा जिक्र किया है कि जब भी हमने सीपीयू को किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड करनी है तो उसके साथ हमें समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम, डाटा भी प्रोवाइड करना पड़ता है कि इस डाटा के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म कर दो। इसके लिए हमने एग्जांपल्स भी देखी थी। लेट्स सपोज एग्जाम्पल हमने पहले भी देखी थी 5+3 करके, उसको एक्सप्लेन भी किया था वास्की कोड वाला जब हम देख रहे थे। ठीक है, तो सपोज ये जो 5+2 है, ये किसी स्टेटमेंट का फुल स्टेटमेंट तो नहीं होगी, स्टेटमेंट के अंदर एक छोटा सा पार्ट हो सकता है उसका। ठीक है, तो जब भी आपको किसी सी लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट के अंदर इस तरह का कोड दिखे तो इट मीन्स कि ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, नंबर 2 चीज, जो एक्सप्रेशंस हैं वो हम किस लिए लिखते हैं, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देने के लिए टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है 5+2 या 1+1 डिवाइडेड बाय 3 और 5, इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, मल्टीप्लाई 6। इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर हम किस एक्शन की बात कर रहे हैं, ये 3 एक्शंस हैं जो हम सीपीयू से परफॉर्म करवाना चाहते हैं, और किस डाटा के ऊपर परफॉर्म करवाना चाहते हैं, इस डाटा के ऊपर जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों एक्सप्रेशंस के अंदर आपको दिख रहा है कि 2 डेटाज हैं। ठीक है, और एक एक्शन हम बता रहे हैं। जैसे अगर मैं 5+2 की बात करूं तो इसके अंदर मैं डाटा में क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, 5 और 2 2 चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, और एक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ एक एडिशन प्लस बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह ये दूसरी एग्जांपल के अंदर 3 और 1 2 डाटा वैल्यूज हैं। ठीक है, और एक ऑपरेशन बता रहा हूँ डिवाइड का, और इस तीसरी एग्जांपल में 2 डाटा वैल्यूज हैं और एक एक्सप्रेशन बता रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंड करें, अभी तक हमने चूंकि सी लैंग्वेज के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं लिखी जो प्लस करने के लिए, डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए यूज हो। ठीक है, तो इसलिए इट्स अ न्यू थिंग फॉर अस। तो फॉर्चुनेटली C++ के अंदर जो एडिशन की स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है जो हम नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर यूज करते हैं। नॉर्मली मैथ्स के अंदर आप कैसे लिखते हैं, 5+2। ठीक है, तो कोई भी बंदा समझ सकता है कि आप 5 और 2 को प्लस कर रहे हैं। सी लैंग्वेज को भी बिल्कुल इसी तरह डिजाइन किया गया है, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन ये है कि ये ह्यूमन जो अंडरस्टैंडिंग है या ह्यूमन रीडेबल स्टेटमेंट्स होती हैं उसके करीब तरीन होती है। ठीक है, तो इसलिए सी लैंग्वेज के अंदर भी अगर हमें 5 और 2 को प्लस करवाना है और सीपीयू से करवाना है, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देनी है कि एक एक्शन परफॉर्म करो एडिशन का किस डाटा के ऊपर, 5 और 2 के ऊपर, तो हम 5+2 ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इट्स एक्चुअली कोड जो C++ का हम लिखने वाले हैं, और ये अगेन कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने 2 स्टेटमेंट्स लिख के देखा है, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट का पार्ट है। ठीक है, कंप्लीट स्टेटमेंट इसके बाद हम बनाएंगे कि कैसे बनती है। ठीक हो गया, सिर्फ एक यहाँ पे चेंज आपको दिख रहा होगा, जो सिंपल चेंज है कि नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हुए हम डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं, क्रॉस वाला। C++ के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए जो सिंबल यूज होता है उसको स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट और भी सिंबल्स हम देखेंगे अभी के डेट में। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको टेक्निकली करेक्ट कर लेते हैं। ये जो एक्शंस हैं जो मैंने बात की है कि हम सीपी को बोलते हैं कि एक्शंस परफॉर्म करो इस डाटा के ऊपर, इसको टेक्निकली हम सी लैंग्वेज की टर्म में एक्शंस को बोलते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, और जिस डाटा के ऊपर एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उनको बोलते हैं ऑपरेंड्स।
ठीक है। तो अब वही एग्जांपल अगर आप देखें जो पिछली स्लाइड के अंदर जिसको मैं बोल रहा था कि ये जो ब्लू कलर है ये डाटा है आपका, और ये जो सिंबल्स थे रेड के साथ जो हाईलाइटेड है इनको हमने एक्शंस बोला था, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये वही बात है कि बीइंग अ नॉन टेक्निकल पर्सन मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि एक ले मैन यूजर के लिए वो एक्शंस हैं जो डाटा के ऊपर अप्लाई होते हैं। टेक्निकली हम सी लैंग्वेज की जुबान में उन एक्शंस को ऑपरेशंस कहते हैं, और जिसको आप डाटा कहते हैं कह रहे हैं एज अ लेमैन यूजर उसको टेक्निकली ऑपरेंड बोलते हैं। अभी से ऑनवर्ड जितनी भी डिस्कशन होगी मैं इन वैल्यूज को डाटा नहीं बोलूंगा, ऑपरेंड्स ही बोलूंगा, और ये जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं इनको मैं ऑपरेटर्स ही बोलूंगा, ठीक है। अच्छा, अब जो एक्सप्रेशंस हैं अब अगर उसको मैं रीडिफाइन करूं, ठीक है, जैसे हमने पिछले सिनेरियो में किया था पार्ट ऑफ स्टेटमेंट कह के, ठीक है, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट बट नाउ इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ वन ऑपरेटर और वन और मोर ऑपरेंड्स, ठीक है। एक एक्सप्रेशन के अंदर एक ऑपरेटर होगा और एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स होंगे, ठीक है। किसी किसी के लिए हमें एक ऑपरेंड भी चाहिए होता है, लाजमी नहीं है कि हमें दो ही ऑपरेंड्स चाहिए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मेरे पास नंबर 2 है और मैं सीपीयू को ये इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि इसको इसकी वैल्यू को इसको स्केयर कर दो, ठीक है, 2 का स्केयर कर दो, ठीक है। तो 2 का स्केयर करने के लिए मुझे दो चीजें बता, एक तो मुझे ऑपरेटर पता होना चाहिए, ठीक है, कि स्केयर का ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। और सेकेंडली मुझे डाटा में जो देना है ऑपरेंड वो सिर्फ एक ही देना है, 2 या 3 या 4 जिसका मैं स्केयर लेना चाहता हूँ, तो दूसरा कोई ऑपरेंड मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। एडिशन के केस में मुझे दो ऑपरेंड्स चाहिए क्योंकि एडिशन में मैं दो चीजों को प्लस कर रहा हूँ, डिवीजन में भी दो चीजें चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऑपरेटर्स के लिए हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए होंगे, कुछ के लिए हमें एक ही ऑपरेंड चाहिए होगा, कुछ के लिए शायद हमें तीन ऑपरेंड्स भी चाहिए हों, ठीक है। तो सिंपली जो एक्सप्रेशन है हम बोलेंगे कि एक्सप्रेशन उस पार्ट ऑफ स्टेटमेंट को बोलते हैं जिसके अंदर एक ऑपरेटर और एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये है ऑपरेटर और ऑपरेंड्स को मैंने स्पेसिफिकली अलग से डिफाइन कर दिया है, बस इसको देख लें आप, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऑपरेटर्स हैं जो भी हमने प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ पर देखे हैं, ये जो रेड कलर से हाईलाइट किए गए हैं ये डिफरेंट है सी लैंग्वेज के अंदर, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लिखे हैं, ठीक है। ये मल्टीपल है और इनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। वो कौन से हैं यहाँ पे हमने लिस्ट डाउन किए, लेकिन हम अभी किसी की भी डिटेल में नहीं जाएंगे, जिसको हम अभी ज्यादा डिटेल में देखेंगे दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। बाकी भी ऑपरेटर्स हैं, थोड़ा सा मैं अगर बता दूं, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर हमने सिर्फ एक असाइनमेंट ऑपरेटर किया था इक्वल साइन वाला, ठीक है, वो आज भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो हैं जो मैथमेटिकल एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कॉमनली यूज मैथमेटिकल एक्शंस है, लाइक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, इस तरह के। इसके अलावा ये जो बाकी ऑपरेटर्स हैं इनको वन बाय वन हम आगे क्लासेस में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है कि ये भी ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर की टाइप्स होती है, कैटेगरी हमने बना दी है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी इससे ज्यादा होते हैं जो मैंने स्क्रीन पे राइट डाउन किए, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस शायद आप लोगों ने जनरली मैथमेटिक्स के अंदर इतना ज्यादा ना देखा हो, इसको आप रिमाइंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास एक क्वोशंट वैल्यू आती है, एक रिमाइंडर वैल्यू आती है, तो वो जो रिमाइंडर वैल्यू होती है उसको सी प्लस प्लस के अंदर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसको नॉर्मली मॉडुलस बोला जाता है। और जब भी मुझे दो नंबर्स की डिवीजन के बाद उनका मॉडुलस चाहिए होगा तो आई विल यूज दिस सिंबल, ठीक है, परसेंटेज साइन वाला, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये डिफरेंट है थोड़ा सा, मैथमेटिक्स के अंदर जो परसेंटेज वाला साइन वाला सिंबल है इससे मुराद आप परसेंटेज कंसीडर करते हैं, ठीक है, परसेंटेज ऑफ समथिंग, परसेंटेज पता है ना 1/100 करके जो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब सी प्लस प्लस के अंदर आपको परसेंटेज साइन नजर आएगा तो इट डज नॉट मीन कि मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स कि हम दो नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर वैल्यू आती है वो लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये वाला सिंबल जब यूज करेंगे तो इट मींस कि दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद जो ऊपर क्वोशंट वैल्यू आती है वो लेना चाहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ मैंने लिखी तो नहीं है, लेकिन आप यूँ समझ लें कि लेट्स सपोज अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो आप कैसे डिवाइड करते हैं? 5 जो है वो 2 टाइम्स 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब 10 आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या भेजता है? 0, क्यों? 10 5 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है।
तो 10 डिवाइडेड बाय 5 का जो आंसर है, यानी जो उसकी क्वेश्चन वैल्यू है, वो क्या होती है 2, क्योंकि 5 2 10 होता है। लेकिन उसका जो नीचे रिमाइंडर है वो क्या आता है 0। ठीक है, 10 माइनस 10 करेंगे तो 0 आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन अगर मैं लेट सपोज एग्जांपल दूं 11 की, तो जब आप 5 2 10 करेंगे, ठीक है, तो नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा 1, क्योंकि 11 माइनस 10 जब आप करते हैं तो 11 पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं होता, तो 11 माइनस 10 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इस तरह अगर मैं 12 डिवाइडेड बाई 5 करता हूँ तो उस केस में भी 5 2 10 आएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2। ठीक है, तो अब अगर आपको रिमाइंडर वैल्यू चाहिए, ठीक है, उसको मॉडुलस बोलते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, तो आप लिखेंगे 10 मॉडुलस 5। ठीक है, तो नीचे जो 0 बचेगा, या अगर 11 मॉडुलस 5 लिखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 12 मॉडुलस 5 लिखेंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, और इस केस में आपको तीनों सिचुएशन में 2 ही मिल रहा होगा, क्योंकि आप हर दफा 5 का टेबल 2 टाइम्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इन्हीं ऑपरेशंस को, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस अभी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, इनको वन बाय वन हमने आज अपना एक कोड लिखना है छोटा सा, और उसके अंदर हमने यूज करके देखना है। ठीक है, पहले कोड लिख लेते हैं, फिर मैं आगे स्लाइड्स की तरफ मूव करूंगा कि इसमें हमने काम क्या करना है एक्चुअली। ठीक है, मजीद भी कुछ चीजें हमने कवर करनी है आज। अच्छा, हमने जब थ्योरेटिकल पार्ट हम कर रहे थे, हमने एक चीज वहां पे देख ली थी कि अगर हमने सी लैंग्वेज का जो कोड है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको हमने एग्जीक्यूट करना है, उसको रन करना है, तो हमें दरमियान में एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसे हम बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है, जो हमारे सी लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के कोड में, और फिर वो कोड एक्चुअली हम अपने कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट या रन कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली तो रन नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो क्या होगा, सी लैंग्वेज का कंपाइलर। ठीक है, उसका लिंक मैं स्काइप वाले ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ठीक है, मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा हुआ है, मैं डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जाता हूँ। ठीक हो गया, इसको स्क्रीन को क्लोज कर देते हैं और कोड वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये वो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है, सी प्लस प्लस का, जो मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, आपने भी डाउनलोड करना है और इस तरह से ओपन कर लेना है। एक न्यू फाइल क्रिएट कर देंगे, जैसे हम ऑलरेडी थ्योरेटिकल पोर्शन में देख चुके हैं कि हमने जब भी कोई सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो डायरेक्टली हम एक एक इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, उस प्रोग्राम के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, वो स्टेटमेंट्स वन बाय वन कंपाइल होंगी, फिर एग्जीक्यूट होंगी, और फिर हमारे प्रोग्राम की आउटपुट आएगी। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैं सिंपली यहाँ से फाइल में गया हूँ, न्यू पे क्लिक किया, ठीक है, और एक मैंने फाइल क्रिएट कर दी, उसका नाम मैंने रख दिया program-1.cpp। इसको मैंने एक स्पेसिफिक लोकेशन पे अपने सिस्टम में सेव कर दिया। ठीक है, अभी जो कोड आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको आपने इग्नोर करना है फॉर टाइम बीइंग। ठीक है, जब तक हम इस काबिल नहीं हो जाते कि हम इस कोड को अंडरस्टैंड करें, हम इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, आप ये समझें कि आपने जो भी कोडिंग करनी है वो लाइन नंबर 6 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली लाइन नंबर्स हैं, और यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, और उसके बाद हम इसको नंबर 1 स्टेप कंपाइल करेंगे, ताकि ये हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि ये सीपीयू के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट हो, और जो एक्शंस, जो स्टेटमेंट्स हमने लिखी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंगली एक्शंस परफॉर्म करें। ठीक है, कल हमने जो चीज देखी थी वो भी यहाँ पे हम करके देखेंगे कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, फिर उस वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि उसको हम यहाँ पे कोड के अंदर प्रैक्टिकली देख नहीं सकते कि जो वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ, वो रैम पे सक्सेसफुली क्रिएट और इनिशियलाइज हो गया है। ठीक है, मतलब विजुअली फिलहाल मैं उसको देख नहीं सकता। हाँ, उसको देखने का एक तरीका हम करेंगे, 2 स्टेटमेंट्स हम आज पढ़ेंगे, जिसके थ्रू हम उसको एटलीस्ट ये देख सकते हैं कि वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अच्छा, तो पहले जो हमने किया था वेरिएबल डिक्लेयर करना, तो मैं वही एग्जांपल कंटिन्यू करूंगा।
एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिसका नाम हमने रखा था फर्स्ट अल्फाबेट, ठीक है। यूं करके मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। और हम बड़ी डिटेल में देख चुके हैं कि ये जो CHR है ये डाटा टाइप है, और जब भी, और ये एक कीवर्ड है जिसका एक प्री डिफाइंड स्पेशल मीनिंग है। तो जब भी मैं CHR लिखूंगा तो कंपाइलर समझ जाएगा कि इसके बाद, स्पेस के बाद एक्चुअली मैं किसी वेरिएबल का नाम देना चाहता हूँ जो मैं रैम के ऊपर डिक्लेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। और रैम के ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि मैं रैम के ऊपर एक बॉक्स अपने इस प्रोग्राम के लिए रिजर्व करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं डाटा क्या रखूंगा, वैल्यू का रखूंगा, वो भी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। इस स्टेटमेंट को हमने डिक्लेरेशन पार्ट बोला था, और इनिशियलाइजेशन पार्ट हमने क्या बोला था कि इसी वेरिएबल का जो मैं फर्स्ट अल्फाबेट क्रिएट कर चुका हूँ उसके अंदर मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ 10 करके, ठीक है। और इसको हमने बोला था कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इसको हमने देखा नहीं था कि ये कैसे काम करता है, ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हम इसको देखने वाले हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अच्छा, एक चीज अंडरस्टैंड कर लें, आपका जो प्रोग्राम होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये लाइन नंबर 6 से इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, ठीक है। पहले लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन नंबर 8, 10 और लास्ट लाइन, ठीक है। एक लास्ट में यहाँ पे मैं लाइन लिखने वाला हूँ रिटर्न 0 करके। इसको भी आप इग्नोर करें फॉर टाइमिंग, आप समझे आपका प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक ही चलना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि रैम के ऊपर वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको फिजिकली देख कैसे सकता हूँ? अगर मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहता हूँ फॉर इंस्टेंस, तो मैं यहाँ एग्जीक्यूट वाला ऊपर एक टैब है, इसमें जाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ कंपाइल, ठीक है। यहाँ पे ये हमें आउटपुट में दिखाता है कंपाइलेशन वगैरह, ठीक है। मैं यहाँ कंपाइल पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आप पढ़ें कंपाइलेशन रिजल्ट्स, ठीक है। मुझे बता रहा है कि एक फाइल थी जो ई ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है, इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। उसको इसने कंपाइल करके आउटपुट में एक फाइल क्रिएट कर दी है जिसका नाम, ये देखें, मेरे फाइल का नाम का था program 1.cpp। आउटपुट में कंपाइलर ने कंपाइलेशन की जो रिजल्ट्स हैं, कंपाइलेशन में देखा था, जो कंपाइलर कोड को कंपाइल करता है उसको कंपाइलेशन बोलते हैं। उसने एक फाइल क्रिएट की है जिसका नाम उसने रखा है program 1.exe, ठीक है। ये जो फाइल है ये एक्चुअली वो मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड वाली फाइल है जो एक्चुअली एग्जीक्यूट होने वाली है सीपीयू के ऊपर जाके, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि जो मैं फाइल लिख रहा हूँ जिसको हम सोर्स कोड बोल रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ठीक है। जो फाइल एग्जीक्यूट होने वाली है जिसके अंदर मशीन लैंग्वेज वाला कोड लिखा होगा, वो एक अलग से फाइल क्रिएट होगी, और क्रिएट कौन करेगा? कंपाइलर करेगा। और कंपाइलर कौन है? जो सॉफ्टवेयर अभी आपको दिख रहा है ये हमारा कंपाइलर है। तो जब मैं यहाँ से जाके मैंने इसको कंपाइल पे क्लिक किया तो उसने मुझे बता दिया कि ठीक है भाई, कोई एरर्स नहीं आए। हमने ये भी देखा था कंपाइलर जो है वो सिंटेक्स भी चेक करता है। जैसे इंग्लिश के अंदर हमने कहा था ग्रामर होती है, और सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास, हम उसको सिंटेक्स कहते हैं, सेट ऑफ रूल्स जो प्रोग्राम के होते हैं। पहले उसको चेक करता है, तो उसने चेक करके मुझे बता दिया कंपाइलर ने कि भाई एरर कोई नहीं है। वार्निंग अभी हम देखेंगे आगे जाके, अभी के लिए आप इतना समझ लें, वार्निंग जो है वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको कंपाइलर एनालाइज करता है कि ये फ्यूचर में एरर प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। यानी कंपाइलर के अपने रूल्स हैं कोड को चेक करने के, तो उसमें वो कुछ कंडीशंस को इस तरह से चेक कर लेता है कि उसको आइडिया हो जाता है कि मे बी कुछ सर्टन डाटा वैल्यूज के लिए ये प्रोग्राम या ये स्टेटमेंट एरर दे दे, ठीक है, जब चले एग्जीक्यूशन फेज के अंदर, ठीक है। तो उनको वो वार्निंग डिक्लेयर कर देता है। अभी यहाँ पे कोई वार्निंग भी नहीं है, ठीक है। और फाइनली उसने हमारे प्रोग्राम, ये जो सोर्स कोड था हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जिसका नाम program1.cpp था, उसके अगेंस्ट उसने एक एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी कि मशीन लैंग्वेज वाली फाइल प्रोड्यूस करके यहाँ पे रख दी है, ठीक है। उसका साइज भी बता रहा है और कंपाइलेशन में टाइम कितना लगा है वो भी बता रहा है, ठीक हो गया। अब मैंने अपने प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है, तो जब मैं एग्जीक्यूट की कमांड दूंगा तो वो एक्चुअली जाके इस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर इसको दोबारा से जाता हूँ और क्लिक करता हूँ रन, ठीक है, रन या एग्जीक्यूट एक ही बात है। मैं जब इसको रन करूंगा तो ये देखें ये फाइल एग्जीक्यूट हुई है, और आप यहाँ पे देखिए इसने कौन सी फाइल एग्जीक्यूट की है, वही उसी लोकेशन पे जाके program1.exe,
उसने .cpp को एग्जीक्यूट नहीं किया। क्यों? .cpp हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, ये एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता। ठीक है, दरबार में कंपाइलर ने कंपाइल किया, मशीन लैंग्वेज का कोड क्रिएट किया, और वो मशीन लैंग्वेज का कोड ये वाली फाइल थी, और मुझे दिख रहा है कि यही फाइल एग्जीक्यूट हुई है। अच्छा, एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे जो आउटपुट दिख रही है, ठीक है, ये जो ब्लैक विंडो मुझे नजर आ रही है, बेसिकली ये हमारे प्रोग्राम की आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट जो है वो इस लाइन के ऊपर ऊपर होती है हमारी, नीचे जो है वो कंपाइलर हमें इंफॉर्मेशन दिखा रहा होता है कि भाई एग्जीक्यूशन के बाद क्या हो रहा है। ठीक है, तो चूंकि अभी तक हमने कोई ऐसी चीज की नहीं है, अपने प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट, दो ही स्टेटमेंट्स लिखी हैं कि भाई रैम पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, तो रैम पे बन गया, आउटपुट में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने बताया था कि हमने अपने प्रोग्राम की आउटपुट क्या दिखानी है, ये भी हमें इनपुट के अंदर बताना पड़ता है, अपने सोर्स कोड के अंदर बताना पड़ता है कि मुझे आउटपुट में ये चाहिए। तो चूंकि अभी यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं बताया कि आउटपुट के अंदर क्या चाहिए, तो यहाँ पे आप देखें इस लाइन से पहले आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा, एम्प्टी एक लाइन आ रही है, मतलब आउटपुट में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। नीचे ये सिंपली कंपाइलर ने मुझे बता दिया है कि प्रोग्राम जो है वो इतने सेकंड्स उसको लगे हैं एग्जीक्यूट होने में। तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम कितना जल्दी एग्जीक्यूट हुआ है, यानी कि 1 सेकंड से भी जल्दी एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, विद रिटर्न वैल्यू 0, जो मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा हुआ है, ये वो है व्हाटएवर। ठीक है, प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू, मैं जैसे कोई की प्रेस करूंगा तो ये इसको क्लोज कर देगा, ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूं या मैं कोई भी की प्रेस करके इसको क्लोज कर दूं, दैट्स इट। ठीक हो गया। तो इससे वो जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे सारे, वो हमें अंडरस्टैंड हो गया कि ठीक है, वो हमने ठीक पढ़े, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कोड चला गया, फिर वो कोड एग्जीक्यूट हो गया। और अब हमने नेक्स्ट चीज़ वेरीफाई करनी है कि हमने जो स्टोरी पूरी वेरिएबल की पढ़ी थी, रैम के ऊपर बन जाता है और फिर वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, उसको हमने वेरीफाई करना है कि रैम के ऊपर वेरिएबल बन रहा है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके अंदर वैल्यू 10 क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आपने ये 2 स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं और एक्सप्रेशंस पढ़े हैं। ठीक है, अभी तीसरी हम स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, और इसमें अगेन एक कीवर्ड हम यूज करेंगे, जैसे CHAR एक कीवर्ड है जिसका एक स्पेशल मीनिंग है। बिल्कुल इसी तरह आप समझें कि मेरे पास एक स्पेशल कीवर्ड है stdcout करके। ठीक है, stdcout ये जो स्पेशल कीवर्ड है, इसका मतलब ये है, इस स्टेटमेंट के बाद, इस कीवर्ड के बाद मैं जो भी लिखने वाला हूं, ठीक है, उसको मेरे प्रोग्राम की आउटपुट में, यानी कि जो आउटपुट स्क्रीन आती है उसके ऊपर एज इट इज डिस्प्ले कर दो, दैट्स इट। ये इस स्पेशल कीवर्ड का मीनिंग है। ठीक है, हमने स्टार्ट में डेफिनेशन में पढ़ा है ना कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोकन्स होते हैं। ठीक है, और टोकन्स में फिर आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, ये वो काफी सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो दिस इज वन ऑफ दैम। जैसे बिल्कुल ऐसे ही CHAR एक कीवर्ड है, और उसके बाद जैसे मैं ये लिखता हूँ तो पहले समझ आता है कि इसके बाद अब वेरिएबल का नाम आने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो उसका मतलब ये है कि इसके बाद अब वो टेक्स्ट आने वाला है जो स्क्रीन पे उसको दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे एक और कीवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, लेस देन। ठीक है, इसका मतलब मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन इससे पहले मैं वो टेक्स्ट लिख लेता हूँ जो मुझे स्क्रीन पे दिखाना है। ठीक है, ये लिखना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये मैं अभी इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो इस पूरे कीवर्ड का मतलब तो ये हो गया कि जो टेक्स्ट आने वाला है उसको स्क्रीन पे दिखा दो। ठीक है, और जो टेक्स्ट है वो लिखने का तरीका ये है, अगेन जो रूल्स हैं वो C++ ने डिफाइन किए हुए हैं, तो हमें उन रूल्स को फॉलो करना है, अदरवाइज हमें क्या होगा, कंपाइलर एरर दे देगा कि भाई आप मेरे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। क्यों? जैसे इंग्लिश की अपनी ग्रामर है, इस तरह C++ का अपना सिंटेक्स है, अपने रूल्स हैं उसके। तो रूल्स के अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे जो भी चीज दिखानी है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे राइट डाउन करूंगा। ठीक है, और अभी मैं स्क्रीन के ऊपर क्या चीज दिखाना चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो रैम के ऊपर वेरिएबल बनाया है मैंने, उसको मैं देखना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। और एज पर द रूल्स हर स्टेटमेंट के लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना होता है, जैसे आप ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना होगा, सेमीकोलन। तो ये मेरी एक और स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, इसको हम जनरली सी आउट स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैंने राइट डाउन पूरी स्टेटमेंट लिख दी है, और इसका मतलब क्या है कि स्क्रीन के ऊपर इस वेरिएबल के अंदर जो डाटा वैल्यू पड़ी है उसको डिस्प्ले करा दो, दैट्स इट। प्रोग्राम को सेव करते हैं, सेव करने के बाद मुझे दोबारा से इसको कंपाइल करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी वेरीफाई कर लेते हैं, सपोज मैं इसको फिर से कंपाइल नहीं करता और डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है,
तो मेरा जो कोड अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये कौन सा कोड एग्जीक्यूट करेगा? वो वाला कोड जो मशीन लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो जो कोड पहले का हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो हमने थोड़ी देर पहले कंपाइल किया था, उसमें ये वाली लाइन तो थी नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता हूँ, तो चूंकि उस कोड के अंदर ये लाइन नहीं है, यानी इस लाइन के अगेंस्ट जो मशीन लर्निंग का कोड क्रिएट होना है वो उस फाइल के अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो वो मुझे आउटपुट में भी नहीं दिखेगा। तो मैं इसको पहले जरा डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, ठीक है, और स्क्रीन पे देखता हूँ कुछ भी नहीं आया, ठीक हो गया। तो इसलिए मुझे पहले अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा और उसके बाद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, या इसके लिए शॉर्टकट में यहाँ पे एक कमांड अलग से मौजूद है, कंपाइल एंड रन, ठीक है। तो मैं अगर कंपाइल एंड रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे वो दोबारा से कंपाइल भी करेगा इसको, और फिर एग्जीक्यूट करके जो स्क्रीन आएगी वो मुझे स्क्रीन पे दिखा भी देगा। ये आ गई स्क्रीन, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जो हमने वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर रखी है वो आनी चाहिए स्क्रीन पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए हमें कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, ठीक है। हमने तो इसके अंदर वैल्यू 10 लिखवाई थी ना, मैंने फर्स्ट अल्फाबेट वैल्यू 10 लिखा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आप फोकस करें, कल जब हमने स्लाइड्स के ऊपर कोड लिखा था तो हमने साथ एक रूल ये भी पढ़ा था कि जब भी आप कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर आप वैल्यू रखना चाहते हैं तो आप उस वैल्यू को सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ये रूल भी पढ़ा था ना हमने। अब जब मैंने कोड लिखा तो मैंने यहाँ पे वो सिंगल कोट्स नहीं डाले हैं, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली समहाउ मुझे कंपाइलर ने यहाँ पे एरर शो नहीं किया कि इसके अंदर आपने सिंगल कोट्स डाले ही नहीं है, ठीक है। अदरवाइज तो कंपाइलर को एरर शो करना चाहिए था। उसकी एक और रीजन है, ठीक है, वो हमने चूंकि अभी पढ़ी नहीं है, ठीक है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे कि एक्चुअली ये जो करेक्टर टाइप का वेरिएबल होता है, जब आप इसको वैल्यू असाइन करते हैं, चले मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जब आप वैल्यू असाइन करते हैं तो आप दो तरह से असाइन कर सकते हैं। नंबर वन, आप इसके अंदर, ये तो आपको पता है कि इसके अंदर हम एक करेक्टर स्टोर करने वाले हैं, आप इसके अंदर उस करेक्टर की आस्की वैल्यू दे दें डायरेक्टली विदाउट सिंगल कोट्स जो आप इसके अंदर रखना चाहते हैं, या अगर आप उसकी आस्की वैल्यू की अगेंस्ट जो करेक्टर क्रिएट होना है, ठीक है, जैसे हमने देखा था A65 करके, उसको डायरेक्टली स्टोर कर दें, लेकिन उसको फिर सिंगल कोट्स में लिखेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो उसने क्या क्या समझा है कि मैं एक्चुअली इसके अंदर आस्की कोड की वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब 10 के अगेंस्ट जो आस्की कोड, आस्की टेबल हमने देखा था, 10 के अगेंस्ट जो भी करेक्टर है इस फर्स्ट अल्फाबेट के अंदर वो स्टोर हो गया, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये 10 जो है वो स्टार्ट वाले जो नंबर हमने देखे थे कि एंड ऑफ लाइन और स्टार्ट ऑफ लाइन और इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। मैंने कहा था ये स्क्रीन पे दिखने वाली नहीं है, इनका मीनिंग होता है आउटपुट में दिखते नहीं है, ठीक है। दिस वन ऑफ देम, लेकिन हम इसको चेंज करते हैं, इसलिए उसने एरर नहीं दिया, एक्चुअली बताना मैं ये चाह रहा हूँ। अदरवाइज उस कंपाइलर हमें एरर दे देता कि आपने सिंगल कोट्स नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो करेक्टर वेरिएबल होता है इसको हम दो तरह से वैल्यू दे सकते हैं, एक डायरेक्टली आस्की कोड देके और एक डायरेक्टली करेक्टर वैल्यू देके। तो मैं सिंगल कोड के अंदर लिख देता हूँ A, यही हमने कल देखा था। अब इसको मैं दोबारा से सेव करता हूँ और मैं इसको दोबारा से शॉर्टकट कीज की F11 होती है कंपाइलर रन करने के लिए, F11 से इसको कंपाइलर रन कर लेता हूँ। अभी आप स्क्रीन पे आउटपुट देखें तो क्या आ रही है, A दिख रही है मुझे, ठीक है। अच्छा, इसी A वाली आउटपुट को आस्की कोड के थ्रू भी लेके आ सकते हैं हम, ठीक है। A की आस्की वैल्यू क्या होती है, वो जो 10 वाला कॉम्बिनेशन है हमने देखा था 65 होती है। तो मैं यहाँ पे अगर सिंगल कोट्स में A ना लिखूं और मैं डायरेक्टली 65 लिख दूं तो फिर भी C++ का कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि वो समझ जाएगा। इसीलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं कि ये ह्यूमन की जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके करीब तरीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 65 का वो 10010 वाला कोड नहीं दे रहा, मैं डायरेक्टली आस्की वैल्यू दे रहा हूँ उसकी, मतलब वो जो हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू कैलकुलेट की थी 65, मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ। तो वो समझ जाएगा कि इसके अगेंस्ट वो जो 1000 जो भी कॉम्बिनेशन बनता है मैं वो दे रहा हूँ और उसके अगेंस्ट जो करेक्टर है वो उसके अंदर उठा के रख देगा, ठीक है। इसको फिर से सेव करता हूँ, कंपाइलर रन करता हूँ और अभी अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो देखें वही आउटपुट आ रही है A, ठीक है। तो करेक्टर वेरिएबल्स को वैल्यू साइन करने के ये दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने डिक्लेरेशन वाली स्टेटमेंट्स देख ली है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने वाली, फिर उसके वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं और उसके बाद उस वेरिएबल की जो आउटपुट होती है उसको स्क्रीन पे देखते कैसे, अभी तक हमने ये देख लिया, ठीक हो गया। अब फाइनली हम एक्सप्रेशंस पे आ जाएंगे कि जो हमने एक्सप्रेशन देखे हैं कि वो एक्सप्रेशन बनाते कैसे हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं और उसकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कैसे दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले
ये असाइनमेंट ऑपरेटर पिछले लेक्चर से हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ेंगे तो पहले इसको देखेंगे। जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, ऑपरेटर होगा और ऑपरेंड होगा, और ऑपरेंड एक से ज्यादा भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके केस में एक ही ऑपरेंड होता है, ठीक है। और ये काम कैसे करता है? सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो राइट टू लेफ्ट काम करता है, ठीक है। इसको अभी देखेंगे, हमारे पास जितने ऑपरेटर्स हैं, कुछ लेफ्ट टू राइट काम करते हैं, कुछ राइट टू लेफ्ट काम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ये वाली लाइन देखें, लाइन नंबर 6, ठीक है, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगी ना। पहले वो देखेगा ओके एक CHAR कीवर्ड है, तो उसको पता चलेगा कि कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसका नाम क्या रखना है, ये रखना है, तो वो लेफ्ट से राइट इसको रीड करेगा, ठीक है। अब इस लाइन के अंदर जब वो आएगा तो उसको यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर दिखेगा, ठीक है। ऑब्वियसली रीड वो लेफ्ट टू राइट ही कर रहा है सारा कोड, ठीक है। लेकिन जैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर दिखेगा तो उसकी एग्जीक्यूशन वो राइट टू लेफ्ट कर देगा। राइट टू लेफ्ट कैसे करेगा कि राइट साइड पे जो भी वैल्यू लिखी है, ठीक है, उसको कंप्यूट करेगा और लेफ्ट साइड पे जो भी वेरिएबल दिखेगा उसके अंदर रैम के ऊपर जाके उसको स्टोर कर देगा, ठीक है। वो सारा कॉन्सेप्ट कल वाला अपने जेब में लेके आए कि रैम के ऊपर एक वेरिएबल, एक बॉक्स बना हुआ है जिसका नाम हमने फर्स्ट अल्फाबेट रखा हुआ है। दो के इसका फिजिकल एड्रेस डिफरेंट है, जो एक लंबा चौड़ा एड्रेस था हमने कल देखा था, ये फर्स्ट अल्फाबेट हमने अपनी सहूलत के लिए एक नाम रख लिया, ठीक है। तो एक बॉक्स जिसका लेट्स सपोज बॉक्स नंबर है 5932, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, जब भी मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लगाता हूं तो ये क्या करता है, राइट साइड वाली वैल्यू को उठाता है और लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल का नाम लिखा होता है उसका जो भी बॉक्स है रैम के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर जाता है और इस वैल्यू को उस बॉक्स के अंदर प्लेस कर देता है, स्टोर कर देता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है, ठीक है। राइट साइड से वैल्यूज को उठाना, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल्स में जाके स्टोर कर देना। अच्छा, ये जो राइट साइड पे जो भी मैं बोल रहा हूँ वैल्यू को उठा रहा है, दिस इज अगेन एन ऑपरेंड, ठीक है। ये एक क्या होगा, ऑपरेंड होगा, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि एक्सप्रेशंस के अंदर हमारे पास एक ऑपरेटर होता है और एक ऑपरेंड होता है, ठीक है। तो जहां पे कहीं आपको ऑपरेंड दिखे तो आप समझ जाएं कि वो एक्सप्रेशन है और उसको एग्जीक्यूट करने का मेरे पास एक तरीका है, वो भी हम देखने वाले हैं। अभी हमने देख लिया है कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब कुछ ऑपरेटर्स होंगे जो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, कुछ का बड़ा डिफरेंट रहेगा, वो भी हम देखेंगे। सही हो गया। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, लेकिन इट सेल्फ ये एक एक्सप्रेशन भी है। ये जो पहली स्टेटमेंट है ये एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? इसके अंदर मुझे कोई ऑपरेंट दिख नहीं रहा। जिस स्टेटमेंट में ऑपरेंट दिखेगा इट मीन्स कि वो एक्सप्रेशन है। फिर उस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कैसे होना है ये उस ऑपरेटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो हम अभी देखने वाले हैं वन बाय वन। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का हमें पता चल गया, इस ऑपरेटर की वजह से पता चल गया कि दिस इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था एक्सप्रेशन पूरी स्टेटमेंट नहीं होगी, इट वुड बी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगेन पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, अब ये जो एक एक्सप्रेशन है, अब फॉर्चुनेटली कह लें या कोइंसिडेंस कह लें कि हमारी इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर ना एक ही एक्सप्रेशन है, मल्टीपल नहीं है, ठीक है। मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोला था कि एक स्टेटमेंट का छोटा सा पार्ट होता है एक एक्सप्रेशन। अगर एक स्टेटमेंट के अंदर 3 एक्सप्रेशन हो, 4 एक्सप्रेशन हो, तो इट मींस वो पूरी स्टेटमेंट जो है वो 4 एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट एक ही एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जब भी आप कॉम्बिनेशन बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, वन और मोर देन वन, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक एक्सप्रेशन है और हमें पता कैसे चलेगा एक्सप्रेशन है, इस ऑपरेंड को देख के। अभी तक हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, ये इक्वल वाला, और फिर प्लस माइनस डिवाइड और मॉडुलस देख लिया, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस वगैरह, ठीक है। अच्छा, जो हमने भी मल्टीप्लिकेशन वाले एक्सप्रेशंस देखे हैं, ठीक है, उनको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले कोड को रिमूव करता हूँ, क्योंकि ये करेक्टर वेरिएबल है और करेक्टर वेरिएबल के ऊपर तो मैं मैथमेटिकल चीजें अप्लाई नहीं कर सकता ना, ठीक है। मुझे इंटीजर चाहिए होगा, फ्लोट चाहिए होगा, जो हमने डेटा टाइप्स देखी थी, ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर से आपको ये भी आइडिया हो रहा होगा कि अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा वो सारे का सारा हम इकट्ठा ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं पहले भी बोल रहा था कि सब कुछ साथ साथ आपने रिवाइज करके रखना है, ठीक है। तो हर जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में यूटिलाइज होने ही वाली है, ठीक है। तो इसलिए यानी अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर रिवाइज नहीं किया हुआ तो आज अभी
यानी दिन को आप पिछला लेक्चर रिवाइज करें और फिर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुने, फिर आपको ठीक से समझ आएगा। ठीक है, सपोज अगर लास्ट लेक्चर में आपने वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट ठीक से समझा नहीं है तो आज आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने डेटा टाइप्स को स्टडी नहीं किया तो आज आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम डेटा टाइप्स यूज करने वाले हैं, कैरेक्टर यूज किया, अभी हम इंटीजर यूज करके फ्लोट भी यूज करके देखेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया, अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट और इंटीजर वेरिएबल बनाऊंगा, उसको की नाम रख दूंगा। ठीक है, अब अगेन नेमिंग कन्वेंशन के आपको रूल्स याद है, मैं उन्हीं रूल्स को फॉलो करके कोई भी नाम रख देता हूँ। ठीक है, हमने देखा था कि जो वेरिएबल है वो अंडरस्कोर और किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है। ये वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर XYZ रख सकता हूँ, अंडरस्कोर X रख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं वेरिएबल का नाम ये हमने कल देखा था, वेरिएबल का नाम C1 रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वेरिएबल का नाम 1C नहीं रख सकता, क्योंकि ये अल्फाबेट भी नहीं है और ये अंडरस्कोर भी नहीं है। ये बेसिक रूल्स थे। और मैं C1 जो रख रहा हूँ C_1 भी नहीं रख सकता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रखने के लिए वैसे ही मैं इसको अगर यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट अभी डिलीट कर देते हैं, चेक करने के लिए कि अगर मैं इसको C_1 इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ, ये वेरिएबल का नाम लेट्स सपोज मैंने रखना था नंबर 1। ठीक है, और ये NM के बाद NUM के बाद मैं एक स्पेस दे देता हूँ, तो क्या होगा, मैं इसको सेव करके कंपाइल एंड रन करने की कोशिश करता हूँ। ये सिर्फ कंपाइल भी करता हूँ दोबारा आ जाने, कंपाइल करता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे उसने कैसे उसको हाईलाइट किया। ठीक है, और यहाँ पे वो बता रहा है एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर बिफोर BR1। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये एरर कैसे आ रहा है, और फिर इसको एरर रीडिंग इटसेल्फ एक स्किल है और फिर उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो अभी के लिए हमें खुद से पता है कि ठीक है भाई यहाँ पे ये स्पेस नहीं आना चाहिए था वेरिएबल नेम के अंदर। ठीक हो गया, तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ और मैं इसको स्पेस को रिमूव करता हूँ, Ctrl+S करके सेव करता हूँ और यहाँ से जाके दोबारा से कंपाइल करता हूँ। तो आप देखें उसने कंपाइल कर दिया और रिजल्ट्स में 0 एरर। ठीक है, पहले एक एरर आ गया था। तो अभी जो वेरिएबल के नाम्स हैं, मैं आसानी के लिए वो नेम यूज करूंगा जो आप नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर यूज करते हैं, ताकि आपको आसानी रहे। अदरवाइज हमने देखा है कि वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है, इसके अपने सर्टेन रूल्स हैं। तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ x करके। ठीक है, फिर एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ इंट y करके, एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, और उसके बाद x वेरिएबल जो है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू एक वैल्यू असाइन करता हूँ 10, फिर y वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू एक वैल्यू असाइन करता हूँ 12 या 5 फॉर इंस्टेंस। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन एम्प्टी छोड़ दी है। ठीक है, तो मे बी यू विल बी थिंकिंग कि इसका कोई स्पेशल पर्पस है, तो कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर, C++ लैंग्वेज के अंदर ये जो एम्प्टी लाइंस होती हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से खुद से कहीं भी कितनी भी डाल सकते हो। C++ का जो कंपाइलर है इनको इग्नोर करता है। ठीक है, तो ये अपनी आप ह्यूमन रीडेबिलिटी को अच्छा करने के लिए आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देखिए मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। ठीक है, कोई स्पेस नहीं दी है, उसके बाद मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दी है और फिर मैंने इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रीडिंग में मुझे अच्छा लग रहा है कि इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट बिल्कुल अलग है, डिक्लेरेशन वाला पार्ट बिल्कुल अलग है। और अभी आप देखें कि मैं यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़ूंगा और अब मैं यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन लिखना शुरू करूंगा। तो दैट इज योर कॉल, आप अपने कोड को कैसे खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, आप सारे इकट्ठे लिख दें आप। अच्छा, आप यूं भी तो कर सकते हैं ना, मतलब ये एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, कंपाइलर को ये देखना है कि यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है और सेमीकोलन पे एंड हो गई है, तो मुझे नीचे वाली लाइन पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, तब भी कोई मसला नहीं है। इवन ये स्पेस ना भी दूं तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, और इसको भी उठा के मैं यहीं पे लिख दूं तब भी कोई मसला नहीं है, और इसको यूं लिख दूं तब भी कोई मसला नहीं है। कंपाइलर तो भाई बहुत जो है वो फास्ट है और इंटेलिजेंट है, वो तो समझ जाएगा कि ठीक है उसने अपने रूल फॉलो करने हैं, उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आप उसको नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं। नहीं, रूल्स में ये तो नहीं है ना कि नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, रूल ये है कि जब भी स्टेटमेंट खत्म हो सेमीकोलन लगा दो। ठीक है, अब कंपाइलर ने देखा यहाँ से इंट लिखा हुआ, समझ गया स्पेशल कैरेक्टर है, इसके ऊपर वेरिएबल का नाम आने वाला है, उसने देखा एक्स वेरिएबल का नाम आ गया, अब सेमीकोलन लाया, वो समझ गया स्टेटमेंट खत्म हो गई है, तो उसने इस पूरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और रैम के ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यानी वो उसने वेरिएबल रिजर्व कर दिया। फिर उसके बाद वो आगे चला, उसने पढ़ा INT लिखा हुआ है, अगेन कंपाइलर समझ गया कि एक वेरिएबल आने वाला है, वेरिएबल का नाम आने वाला है, उसने यहाँ से नाम उठाया, फिर सेमीकोलन उठाया, ये स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो कंपाइलर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने कोड को किस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि अब देखें ये पढ़ना ईजी है या पहले पढ़ना ईजी था। ठीक है, इस तरह ये जो यहाँ पे मैं इस 10 से पहले स्पेस दे रहा हूँ, इस सीक्वेंस से पहले स्पेस दे रहा हूँ, अगेन ये कंपाइलर का इससे कोई कंसर्न नहीं है।
ठीक है। कुछ जगहों पे स्पेसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो रूल्स का पार्ट है। जैसे अगर यहाँ पे मैं स्पेस नहीं देता, ठीक है, तो इंट एक्स ये पूरा एक वर्ड बन जाएगा। ठीक है, कंपाइलर के लिए इंट एक्स कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं है। ठीक है, तो वो तो इसको यहाँ पे एरर दे देगा भाई कि ये मेरे लिए कोई स्पेशल, आप देखें जो भी मेरी स्टेटमेंट है वो कोई ना कोई स्पेशल कीवर्ड होती है, यानी टोकन होता है। अगर आप टोकन की डेफिनेशन जेन में रखें तो ये क्या है, ये एक टोकन है। कौन सा टोकन है ये कीवर्ड वाला टोकन है। ठीक है, तो कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है, ओके मैं जानता हूं भाई ये कीवर्ड है, इसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म करेगा। ये क्या है, ये भी टोकन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं वेरिएबल एक्स डिक्लेयर कर चुका हूँ। जैसे ही मैं इसको एक्स को डिक्लेयर करूंगा तो एक्स जो है मेरे प्रोग्राम के लिए क्या बन जाएगा, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर भी एक टोकन होता है। ठीक है, जैसे हमने वो टोकन की राइट्स पढ़ी थी। तो ये लाइन जब स्टार्ट होगी, इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो कंपाइलर इसको भी समझेगा, ओके दिस इज अ आइडेंटिफायर, तो वो इसको भी समझता है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर के बाद मैं इक्वल डाल रहा हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको भी वो समझता है। उसके बाद ये डाटा वैल्यू है, इसको भी वो समझता है। ठीक है, तो वो समझ गया, असाइनमेंट ऑपरेटर से राइट साइड से वैल्यू उठाई, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर कर दी जाके, तो उसको समझ आ गया। लेकिन सपोज मैं यहाँ पे स्पेस नहीं देता हूँ, ठीक है, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि स्पेस देना कहाँ पे जरूरी है और कहाँ पे कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देनी जरूरी थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे स्पेस रिमूव किया तो अब कंपाइलर को क्या पता कि आप इंट INTX क्या चीज है। उसके लिए INTX कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं है, मतलब ये कोई टोकन नहीं है। अगर ये कोई टोकन नहीं है, ना ये आइडेंटिफायर है, ना ये कीवर्ड है, ठीक है, तो वो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग जो कंपाइलर चेक करता है स्टेटमेंट्स के अंदर, कि जो कुछ भी लिखा हुआ है इट शुड बी अ टोकन। ठीक है, तो अब जो है ये भी टोकन बन जाएगा। ठीक है, कौन सा टोकन, कीवर्ड वाला, ये भी टोकन बन जाएगा। कौन से वाला टोकन, आइडेंटिफायर, ये भी टोकन है। आइडेंटिफायर ये भी टोकन है। ये कौन सा टोकन है, ऑपरेटर। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स, मतलब जो टोकन में हमने बात की थी कि एक टोकन होता है सिंबल। ठीक है, तो ये वो सिंबल वाला टोकन है। और उसके बाद ये डाटा है हमारा, अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा, अब ये मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इनको वैल्यूज असाइन कर दी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के ऊपर अब एक एक्सप्रेशन क्रिएट करूंगा, और इनको अभी के लिए फॉर टाइमिंग हम इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, अगेन मैंने बताया था कि मैं किसी भी नाम से वेरिएबल्स रख सकता हूँ। ठीक है, तो मीनिंगफुल नाम रखने होते हैं, जो वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन के रूल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने नाम रिजल्ट रख दिया। अब यहाँ पे आके मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब जैसे ही आपने देखा कि ये एक स्टेटमेंट है और इसके अंदर आपको दो ऑपरेटर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इट मीन्स कि ये एक एक्सप्रेशन है। तो भाई अगर दो ऑपरेटर्स मिले हैं तो कितने एक्सप्रेशंस हैं, दो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रूल्स हमें देखने पड़ेंगे कि कौन सा ऑपरेटर पहले रिजॉल्व करना है, कौन सा ऑपरेटर बाद में। अब अगेन आपने कंपाइलर बन के सोचना है कि कंपाइलर क्या करेगा। ठीक है, कंपाइलर तो एक सॉफ्टवेयर है जिसने रीड करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, अभी यहाँ पे मैं कोड से बाहर आके यहाँ पे इंग्लिश लिखता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ वेट आई एम कमिंग। ठीक है, ये प्लीज वेट फॉर मी आई एम कमिंग वट एवर। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज है ना। ठीक है, अब जो भी यूजर इसको पढ़ेगा, अब इंग्लिश चूंकि एक इंसान ने पढ़नी है, तो उसने एक्चुअली अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसने जब प्लीज वेट के बाद कोमा देखना है, तो इट मीन्स के इस स्टेटमेंट के अंदर लिखने वाले ने, ठीक है, एक पॉज दिया है, प्लीज वेट आई एम कमिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉज दिया, उसके बाद उसने बोला आई एम कमिंग, और ये अपोस्ट्रोफी का जो सिंबल लगा हुआ है यहाँ पे, सिंगल कोट लगा हुआ है, और उसके बाद एम लिखा हुआ है। पढ़ने वाले को पता है कि इसका मतलब है आई एम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो ये वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिफाइन करते हैं। ठीक है, या इसके बाद फुल स्टॉप लगा के मैं आगे कुछ और लिखता हूँ, आई एम कमिंग। ठीक है, डोंट लीव। तो ये जो भी इंग्लिश पढ़ने वाला है वो इंग्लिश की ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंगली इसको पढ़ेगा और इसका मीनिंग समझेगा ना। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं जो लिखने वाला हूँ, मैं सी लैंग्वेज की जो सिंटेक्स है उसके मुताबिक अपना कोड लिखूंगा और कंपाइलर उसके मुताबिक अंडरस्टैंड करेगा इसको। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश के वही आप अपने रूल्स देख लें, वो जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह लगा के हम जुमला बनाते हैं कि मतलब आई एम कमिंग का क्या मतलब होगा एक्स वाई जी। ठीक है, तो इसी तरह जब मैंने यहाँ पे कंपाइलर के लिए ये स्टेटमेंट लिखी है और इस स्टेटमेंट के अंदर दो
ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस हैं और दोनों रिजॉल्व होने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा और टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जिसकी बेसिस पे हम डिसीजन करते हैं कि कौन सा ऑपरेटर कौन सा एक्सप्रेशन पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हर एक्सप्रेशन के साथ हर जो ऑपरेटर होता है उसके साथ हम डिफाइन करते हैं उसकी प्रेसिडेंस, ठीक है। प्रेसिडेंस क्या होती है? प्रेसिडेंस हर ऑपरेटर की सी लैंग्वेज ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखी हुई है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज मतलब काइंड ऑफ ओनली थिंग जो आपको याद रखनी है। जैसे आप देखें इंट एक कीवर्ड है, ये तो आपको बाय ऑल मींस याद रखना है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास जो ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉडुलस इक्वल, अभी तक हमने यही ऑपरेटर्स पढ़े हैं। हर ऑपरेटर की एक प्रेसिडेंस है, ठीक है, जो हमें याद रखनी है। प्रेसिडेंस क्या होती है? प्रेसिडेंस ये डिसाइड करती है कि कौन सा ऑपरेटर कब कब एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। यानी कि ये दो, आप देखें ना यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं। अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो क्या करूंगा, मैं एक्स की वैल्यू को रिजल्ट के अंदर रख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इस प्लस वाले ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जब मैं ये वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट कर दूंगा, ये वाला एक्सप्रेशन रिजल्ट के अंदर एक्स रख दूंगा, तो रिजल्ट के अंदर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो 10 वैल्यू है वो एक ऑपरेंड बन जाएगा, प्लस वाई करूंगा, तो फिर 10 के अंदर जो है वो y की वैल्यू प्लस हो रही होगी, लेकिन 10 के अंदर y की वैल्यू जो प्लस हो रही होगी 15 बन रही होगी, वो वापस रिजल्ट वेरिएबल में नहीं जा रही होगी, ठीक है। क्यों नहीं जा रही होगी? रिजल्ट वेरिएबल के अंदर 10 ही पड़ा होगा। क्यों? पहले मैं ये एग्जीक्यूट कर चुका हूँ इस एक्सप्रेशन को, रिजल्ट के अंदर 10 चला गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं प्लस कर रहा हूँ x के अंदर y की वैल्यू 10 प्लस 5, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट हो चुका है, दोबारा तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो फिर x और y प्लस होंगे, 15 आएगा, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो हमें ये चाहिए कि बाय ऑल मींस पहले x और y प्लस हो और फिर जो रिजल्ट आए इनका, जो इनकी आउटपुट आए, वो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। तो ये डिसीजन एक्चुअली हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है। जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जितनी हाई होगी, ठीक है, वो उतना पहले चलेगा, ठीक है। तो अभी इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ अगर स्क्रीन पे दिखा दूं प्रेसिडेंस तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये तो हमारे पास ऑपरेटर्स थे, ठीक है। ये है डेफिनेशन जो भी मैं बता चुका हूँ कि किस ऑर्डर में जो ऑपरेटर्स हैं वो एग्जीक्यूट होने हैं, ठीक है। उसको मैंने 2-3 डिफरेंट स्टाइल्स में लिख दिया जैसे किसी को समझ आते हैं, ठीक है। और एसोसिएटिविटी पे भी नहीं जाना हमने। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहीं लिखा हुआ ऑपरेटर्स की, ठीक है। यहाँ में चूंकि हम अभी उस पर नहीं है, क्या कहते हैं, एक एक ऑपरेटर को अलग से नहीं देखा, मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रेसिडेंस होती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंस हाई होती है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की होती है, यानी अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस, इन तीनों की प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड में लिखा नहीं हुआ, वैसे आप याद कर लें इसको। मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस, इनकी प्रेसिडेंस इक्वल होती है, ठीक है। यानी अगर मुझे किसी स्टेटमेंट के अंदर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर मिलता है या डिवीजन का या मॉडुलस का, तो उन तीनों की प्रेसिडेंस इक्वल है, ठीक है। उसके बाद जो लोअर प्रेसिडेंस है वो है प्लस की, उसके बाद माइनस की, और फिर उसके बाद इक्वल ऑपरेटर, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो अब इस रूल को अगर मैं देखूं, प्रेसिडेंस वाले रूल को, तो सबसे हाई प्रेसिडेंस मेरे पास मल्टीप्लिकेशन की है, फिर डिवीजन की है, फिर मॉडुलस की, और उसके बाद किसकी है? प्लस की, फिर माइनस की, और उसके बाद इक्वल की, ठीक है। तो इट मीन इस स्टेटमेंट के अंदर पहले प्लस वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस प्लस वाले ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे दो ऑपरेंड्स चाहिए, तो ऑपरेंड इसके राइट और लेफ्ट पे लिखे होते हैं, ये मिल गए मुझे, ठीक है। तो अब देखें, ये वाली जो मेरी लाइन नंबर 12 है, इसमें पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, x प्लस वाई। एक्स क्या है? 10 है,
प्लस y क्या है 5 है, ये CPU एग्जीक्यूट करेगा और इसकी आउटपुट आएगी 15। तो अच्छा ये भी याद रखें कि जब भी कोई एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है उस एक्सप्रेशन की जगह उसकी आउटपुट लिखी जाती है अगर मल्टीपल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आप समझे कि जब इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर क्या लिखा हुआ आ जाएगा 15, ठीक है। यानी कि इसको अगर मैं यूं लिखूं थोड़ा सा कि ये वाली जो लाइन है ये जब एग्जीक्यूशन में जाएगी, अभी मैं कोड नहीं लिख रहा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये पहला स्टेप जो है स्टेप 1 आप समझे वो क्या है, ये बन जाएगा दिस, ठीक है। और फिर स्टेप 2 में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सॉरी स्टेप 1 में क्या एग्जीक्यूट होगा x प्लस वाई, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा जो कि 15 होगा वो फिर जो है वो स्टेप 2 में यू जाएगा रिजल्ट इक्वल टू, यानी इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे लिखी जाएगी 15 करके, ठीक है। तो इस सारे को अगर मैं बताऊँ तो आप सिंपली ये समझें कि जब ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा तो इस एक्सप्रेशन की जगह इसकी आउटपुट लिखी जाएगी 15। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब आपने दोबारा देखना है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर अब क्या है, इस स्टेटमेंट के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर अब सिर्फ एक ही ऑपरेटर है, ठीक है। और वो सैमेट ऑपरेटर है और उसके अकॉर्डिंगली राइट साइड में वैल्यू उठा के लेफ्ट साइड वेरिएबल में प्लेस हो जाती है। तो 15 जो है वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब ये तो मैं सिर्फ समझा रहा था कि कंपाइलर कैसे काम करता है, अदरवाइज मुझे सिर्फ यहाँ पे x प्लस वाई लिखना है, ठीक है। और सिंपली अब देखने के लिए कि मेरा प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है, मैं अगेन वही सी आउट वाली स्टेटमेंट की हेल्प लूंगा स्पेशल कीवर्ड के थ्रू जो मैंने उसमें लेस देन वाला लगाया था, ठीक है, रिजल्ट की वैल्यू को स्क्रीन पे देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा std कॉलन सी आउट, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट, ठीक है। अब जाता हूँ यहाँ पे कंपाइल एंड रन करता हूँ इसको, ठीक है। कोड मेरा कंपाइल हो गया, स्क्रीन के ऊपर आके देखता हूँ तो यहाँ पे देखें आउटपुट में वैल्यू आ रही है 15, ठीक है जी। यहाँ से वैल्यू चेंज करके देखता हूँ, इस 10 को 100 वैल्यू कर देता हूँ, सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट में जाता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब जो आउटपुट में वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे आके देखूंगा तो मुझे नज़र आ रहा है 105, क्योंकि 100 प्लस 5 किया तो 105 आ रहा है, ठीक हो गया। अभी के लिए हमने इतना ही करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मजीद जो है बेहतर करने के लिए एक चीज और ऐड कर देता हूँ। अगर मैं इसको करूँ x प्लस वाई मल्टीप्लाई फॉर इंस्टेंस एक तीसरा वेरिएबल या 2 कर देता हूँ, डायरेक्टली 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो मैंने x प्लस वाई लिखा था, ठीक है, तो आपको इससे एक चीज और भी आइडिया हो गया होगा। पहले हमने जो स्लाइड्स पे एग्जांपल लिखी थी उसमें हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी 5+2 5+3 करके, ठीक है। और जब मैंने कोड राइट डाउन किया तो मैंने x प्लस वाई लिख दिया, ठीक है। तो एक चीज और ऐड कर दें, ऑपरेंड जो होता है यानी कोई भी ऑपरेटर है उसके लिए जो हमें ऑपरेंड देने होते हैं उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे मैंने 2 दे दिए यहाँ पे, और उसके अंदर हमको वेरिएबल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर इतना इंटेलिजेंट है कि वो अपने ऑपरेंड्स को देखता है, अगर वो वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की वैल्यू उठा लेता है, जैसे y है ना तो y की वैल्यू 100 उठा लेगा, ठीक है। और अगर ऑपरेंड जो है वो कोई डायरेक्ट वैल्यू है तो उस डायरेक्ट वैल्यू को उठा लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ से देख लिया। अच्छा एक सेकंड रुके। अच्छा जी, तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर अब 3 एक्सप्रेशन आते हैं, ठीक है, असाइनमेंट प्लस और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगेन मुझे प्रेसिडेंस देखनी है कि सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है। तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, मल्टीप्लीकेशन, इसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई है ना, ठीक है। तो सबसे हाई प्रेसिडेंस की वजह से मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट होगा। तो y की वैल्यू, अब मल्टीप्लाई के ऑपरेंड्स क्या क्या है, ऑपरेंड्स लेफ्ट राइट पे होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर ये है, ये लेफ्ट पे y पड़ा है, राइट पे 2 पड़ा है, तो y की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, यानी 5 2 से मल्टीप्लाई होगी 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है 10 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। फिर अब इस स्टेटमेंट में अब दो ऑपरेटर्स हैं, एक इक्वल और एक प्लस, ठीक है। अब कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो भाई अब प्लस वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो x और प्लस 10 होगा तो आंसर आएगा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,
ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर कितने ऑपरेटर्स हैं, सिर्फ एक ऑपरेटर है इक्वल करके, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट होगा और ये क्या करेगा, राइट साइड की वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। तो रिजल्ट के अंदर सॉरी जब y मल्टीप्लाई 2 होगा तो 10 आ जाएगा ना, और 10 प्लस 100 110, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट में 110 आ जाएगा, ठीक है। इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ये अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बता रहा था कि ये ऐसा एग्जीक्यूट होगा। अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, कंपाइल एंड रन, ठीक हो गया। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आउटपुट 110 आ गई, ठीक है। अब जितने मर्जी ऑपरेटर्स आ जाए मेरी स्टेटमेंट के अंदर, जितनी मर्जी एक्सप्रेशंस बन जाए, हमें कोई मसला नहीं है। हमें पता है कि एक्सप्रेशंस के अंदर से ये डिसाइड करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए हमें प्रेसिडेंस यूज करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और ऐड कर लें, कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रेसिडेंस इक्वल है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी ये जो मैंने बताया था कि हमने जितने ऑपरेटर्स पढ़े हैं इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है, प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम है, और फिर इक्वल की, यानी सबसे हाई प्रेसिडेंस किसकी है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस, इन तीनों की प्रेसिडेंस इक्वल है, सबसे हाई है, ठीक है। फिर उससे कम प्रेसिडेंस किसकी है, प्लस और माइनस की, लेकिन प्लस और माइनस दोनों की खुद की बराबर प्रेसिडेंस है, ठीक है। और फिर उससे छोटी प्रेसिडेंस किसकी है, इक्वल ऑपरेटर की, ठीक है। अब सपोज करें, अब इस स्टेटमेंट के अंदर मुझे ये तीन ऑपरेटर्स थे, तो इसमें तो अंडरस्टूड था कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस सबसे हाई है, इसको पहले कर लिया, फिर उससे उससे कम प्लस की थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर उससे कम इक्वल की थी उसको लास्ट में एग्जीक्यूट किया। लेकिन अगर सपोज करें कि मेरे पास कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जिसमें साथ में डिवाइड आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट करें यहाँ पे x डिवाइड आ जाता है 10, और फिर आगे प्लस y और मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाता है, ठीक है। तो अब देखें इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास कितने ऑपरेटर्स आ गए हैं, 1 2 3 4। अगेन अब मैं डिसाइड करूंगा सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे हाई प्रेसिडेंस किसकी है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस की। तो मेरे पास इस स्टेटमेंट के अंदर मल्टीप्लाई भी आ रहा है और डिवाइड, दोनों सिंबल आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड की जो प्रेसिडेंस है वो इक्वल है, ठीक है। ये पहले आप सेट, अगर आपको याद नहीं है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेसिडेंस कैसे है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इन तीनों की सेम प्रेसिडेंस है, हाई, सबसे हाई है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे, या इसको आप फर्स्ट कह लें, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है, प्लस और माइनस, ये सेकंड नंबर पे है, इसकी प्रेसिडेंस सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे किसकी आती है, इक्वल की, ये थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन चूंकि इनकी इक्वल है तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि भाई पहले डिवाइड एग्जीक्यूट करूँ या पहले मल्टीप्लाई का एग्जीक्यूट करूँ। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक है। एसोसिएटिविटी ये बताती है कि अगर दो ऐसे ऑपरेटर्स जिनकी प्रेसिडेंस इक्वल है और वो एक स्टेटमेंट के अंदर इकट्ठे आ गए हैं, तो उन दोनों में से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट में ये वाला इशू हमारे पास आ गया कि दो ऑपरेटर्स हैं, दोनों की प्रेसिडेंस इक्वल है और हमें डिसाइड करना है कि पहले किसको एग्जीक्यूट करें। तो मैं किसकी बेसिस पे डिसाइड करूंगा, एसोसिएटिविटी की बेसिस के ऊपर। और एसोसिएटिविटी क्या होती है, वो सिंपली दो तरह की हो सकती है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। यानी कि अगर कोई भी सेम ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो मुझे जो, अगर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है तो लेफ्ट वाला पहला एग्जीक्यूट होगा, राइट वाला बाद में, उसके राइट वाला बाद में, तीन भी तो सेम आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले कि ये जो मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस है, इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। माइनस की भी लेफ्ट टू राइट होती है, लेकिन जो इक्वल है इसकी कहाँ होती है, राइट टू लेफ्ट। ये तीसरे वाले सिनेरियो को देखेंगे हम, लेकिन अभी हम इस सिनेरियो से दो चार हो रहे हैं ऊपर वाले सिनेरियो, ठीक है। तो इट मींस अब इस स्टेटमेंट के अंदर मुझे ये पता चल गया, ठीक है भाई, इसमें से या इन दोनों में से पहले एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होने वाला है। अच्छा, ये मैटर क्यों करता है, ये मैटर इसलिए करता है, अब फर्ज करें कि अगर ये अच्छा चले अभी इसको इग्नोर करते हैं, हमें क्लोज करना है।
तो अभी के लिए मुझे ये पता चल गया कि ठीक है इन दोनों की प्रेसिडेंस इक्वल है, इसकी और इसकी, तो दोनों में से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये डिसीजन मैंने लिया लेफ्ट टू राइट की बेसिस पे। तो चूंकि डिवाइड वाला ऑपरेटर पहले आ रहा है तो पहले मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो अब जब ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो पहले स्टेप के अंदर प्रोग्राम कुछ इस तरह की आउटपुट निकालेगा, यानी कि मैंने कॉपी पेस्ट किया अभी, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसके आउटपुट निकालेगा। तो एक्स के अंदर 100 पड़ा हुआ है, उसको 10 से डिवाइड करेगा तो इट वुड बिकम 10, पहला स्टेप हो गया। अब फिर दोबारा कंपाइलर देखेगा कि अब फिर मेरे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, इक्वल, प्लस और मल्टीप्लाई। अब किस प्रेसिडेंस हाई है, इस वाले की, तो फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सेकंड स्टेप की जो आउटपुट आएगी वो कैसी आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेगा y को 2 के साथ, तो y की वैल्यू 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर कंपाइलर देखेगा कि अब फिर दो ऑपरेटर है मेरे पास, एक मल्टीप्लाई और एक प्लस, फिर इन दोनों में वो प्लस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अब मेरे पास आ जाएगा, इसकी आउटपुट आएगी 10 + 10 = 20, तो रिजल्ट यहाँ पे आ गया 20। अब लास्ट में ये एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर सिर्फ एक एक्सप्रेशन है विच इज इक्वल ऑपरेटर, और इक्वल ऑपरेटर में क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड में रख देता है। तो मेरे पास रैम के ऊपर जो वेरिएबल बना होगा रिजल्ट के नाम से, उसके अंदर वैल्यू 20 स्टोर कर देगा। और जब यहाँ पे मैं इसको सी आउट करूंगा स्क्रीन पे दिखाने के लिए, तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी 20। तो ये सारा काम कंपाइलर बैकएंड के ऊपर हमारे लिए कर रहा है, हमने सिर्फ समझना था कैसे कर रहा है, बस ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। ओए स्टेटमेंट भी रिमूव कर दिया, ये कंपाइलर हमारे लिए काम कर रहा है, ठीक है। ये तो हमने उसको ऑर्डर दिया ना भाई ये करो, तो नीचे मैंने बताया था कि वो करेगा कैसे। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे टूल्स में, कंपाइलर रन करता हूँ। अच्छा ये सारा मैंने समझाने के लिए लिखा है इसलिए इसमें एरर आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसको चूंकि मुझे ये चाहिए, मैं आपको जब ये कोड सेंड करूंगा तो आई वांट कि ये नीचे लिखा हुआ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। अच्छा मैं चाहता हूँ कंपाइलर ना इस वाले कोड को इग्नोर करे, इसको कंसिडर ना करे, ठीक है, क्योंकि ये मैंने अपनी अपनी यादाश्त के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे याद रहे प्रेसिडेंस क्या है और एसोसिएटिविटी क्या है। तो अगर कोई ऐसा कोड है जो आप चाहते हैं कंपाइलर को कि भाई इसको इग्नोर करे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करना, ये मैंने वैसे ही लिखा है, ठीक है, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही लिखा था, इसको तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करना था। तो हर ऐसे कोड को हम बोलते हैं कमेंट्स, कि हमारे कोड से रिलेटेड कमेंट्स हैं, ठीक है। तो वो बताने के लिए कंपाइलर को हम एक स्पेशल कीवर्ड यूज करते हैं इस तरह से करके। जब भी आपको ये कीवर्ड नजर आएगा, यानी आपसे मुराद कंपाइलर को नजर आएगा, तो कंपाइलर समझ जाएगा भाई इसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ आने वाला है, जो कोड लिखा हुआ आने वाला है, उसको मैंने मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करना, उसको मैंने इग्नोर करना है, ठीक है। तो कंपाइलर आपका लाइन नंबर 23 से इग्नोरेंस स्टार्ट करेगा, लाइन 24 को इग्नोर करेगा, 25 को अच्छा कहाँ तक इग्नोर करेगा, जहां तक उसको इसका रिवर्स कीवर्ड नहीं मिल जाता। रिवर्स मतलब ये वाला कीवर्ड, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे आपको कलर भी डिफरेंट नजर आ रहा होगा, इसका कलर ग्रीन आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन जब कंपाइलर इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो वो किस पार्ट को इग्नोर करेगा, जहां से उसको ये कीवर्ड मिलेगा और जहां पे उसको ये वाला कीवर्ड मिलेगा वहां पे इग्नोरेंस खत्म करेगा। अब यहां से वो दोबारा कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे कोई इस तरह की चीज लिखूंगा तो वो यहाँ पे मुझे एरर देगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैं जो मर्जी लिखूं, क्योंकि कंपाइलर उसको इग्नोर करने वाला है, तो इसके अंदर मुझे एरर नहीं देगा। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कमेंट्स, ठीक हो गया। और अब जो है इन कमेंट्स की मदद से मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ जो मुझे इस प्रोग्राम के कोड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो यहाँ तो कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या है, मेरे पास ऑपरेटर्स है मेरे, ओपी लिख देता हूँ, सिर्फ जगह काम है। और ये क्या है, ये उसकी प्रेसिडेंस है, और ये क्या है, ये उसकी एसोसिएटिविटी है, ठीक है। जब आप कोड लिखेंगे तो आपको नीचे ये लिखा हुआ नजर आएगा, तो आपको पता होगा कौन सा कोड पहला एग्जीक्यूट होने वाला है। अब इसको सेव करता हूँ, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो अब हमारे पास स्क्रीन पे देखें, अभी हमने कंपाइल करके खुद से देखा था कि 20 आनी चाहिए, तो ये देखें 20 आउटपुट आ रही है, ठीक हो गया। तो अभी हमें कंप्लीट आइडिया हो गया कि ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का भी हमें पता चल गया है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी हमने देख लिया ये प्लस भी देख लिया, डिवाइड भी देख लिया। एक ऑपरेटर और देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, वैसे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। अच्छा लाजमी नहीं मैं सारे वेरिएबल यहीं पे इनिशियलाइज करूंगा, मैं कहीं भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ इंट, वैसे इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। जो मर्जी नाम रखूँ, नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। एक वेरिएबल बनाया टेस्ट के नाम से, और उसमें लिखता हूँ मैं x मॉडुलस 5,
ये आपको समझाने के लिए कि मॉडुलस ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, सारे ऑपरेटर हमने यहाँ पे ऊपर देख लिए, ये लास्ट आता है। अब यहाँ पे आउटपुट पे मैं रिजल्ट की जगह टेस्ट प्रिंट आउट कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो एक्स मॉडुलस 5 क्या करेगा, 100 को 5 से डिवाइड करेगा। ठीक है, 100 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स क्या आ जाएगा मेरे पास। अगर ऑब्वियसली मैंने डिवाइड ऑपरेटर लगाया हुआ है तो वो 20 देगा, अदरवाइज वो क्या देगा, मुझे नीचे वाली जो रिमाइंडर वैल्यू होती है वो देने वाला है। अच्छा, इसको मैं स्क्रीन पे दिखाने के लिए अगर मैं यहाँ पे समहाउ दिखा पाऊँ, क्योंकि हम बचपन से चीज़ के यूज टू होते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो एक मिनट में, जिससे आपको ये दोनों का डिफरेंस याद रहेगा मैथमेटिकली। ये वाला एक टूल यूज कर लेते हैं, इसके अंदर मैं लिखता हूँ ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली एक्स मॉडुलस 5 वाली, तो हम लोग नॉर्मली ना यूं लिखते थे, एक्स की वैल्यू क्या है 100 है, तो यहाँ पे 100 वैल्यू आ गई। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू मैं 5 प्लेस कर दूंगा, और 5 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली आप 5 को 10 करेंगे, यहाँ पे 10 लगाएंगे, फिर ये नीचे 0 जो है ये ऊपर चला जाएगा, वो जो भी आप टूल मैथमेटिक्स में करते थे। ठीक है, और फिर इन दोनों को माइनस करते थे, यहाँ पे आ जाता था 0। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये एक्स की कब आएगा, जब मैं लिखूंगा यानी एक्स बाय एक्स डिवाइडेड बाय 5, आउटपुट में वो ये उठाएगा। लेकिन जब मैं लिखूंगा एक्स मॉडुलस 5, ठीक है, यू करके, तो मुझे ये वाली आउटपुट देगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस मेक दिस क्लियर। ठीक है, तो हम दोनों आउटपुट करके देख लेते हैं। अभी मैं एक्स मॉडुलस 5 कर रहा हूँ, फिर हम एक्स डिवाइड 5 करके भी देख लेंगे। यहाँ पे जाता हूँ, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। ठीक है, आउटपुट में क्या आ रहा है 0, ये देखो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक्स मॉडुलस की जगह एक्स डिवाइड लगा के देखता हूँ, और फिर एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो अब जो आउटपुट आने वाली है मेरे पास वो क्या है 20, ऊपर वाली। ठीक है, और ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली है जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो ये एक्स डिवाइडेड बाय 5 है, ये एक्स मॉडुलस 5 है। ठीक हो गया। ये प्रोग्राम मैं आपको सेंड कर देता हूँ स्काइप के अंदर, जो है वो लिंक सेंड कर देता हूँ जहाँ से आपने ये डाउनलोड करना है। इस तरह आपने ये प्रोग्राम भी बनाना है, और फिर कोई असाइनमेंट मैं ड्रॉप कर दूंगा जो आपने बनानी है और उसकी आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है। ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है, जो भी असाइनमेंट में असाइन करूंगा वो उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए बन जाएगी। आपने कोई चीज़ इंटरनेट से गूगल नहीं करनी है। ठीक है, जो भी मैंने बताया है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो भी मैं असाइनमेंट दूंगा वो उसी नॉलेज को यूटिलाइज करके बन जानी चाहिए। ठीक है, इंटरनेट से कुछ भी गूगल करने की जरूरत नहीं है। आई मेक श्योर कि मैं वही असाइनमेंट दूं जो हमारी करंट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली बन जानी चाहिए। ठीक है, तो बस उसको यूज करके आपने उसको बना लेना है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्विकली पूछ सकता है, बाकी लेक्चर एंड हो गया, मैं प्रोग्राम क्लोज करने लगा जी। ओके, अगेन यहाँ पे खामोशी का मतलब ना है, और आई कंसीडर के कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।